अगर कोई 2 साल तक खौफनाक प्लानिंग करे, देश के अलग अलग शहरों में बम धमाके के लिए विस्फोटक इकट्ठा करे, विदेश से फंडिंग के जरिए किराए के घरों में विस्फोटक भर ले और फिर उसे बम में कन्वर्ट करके अलग अलग कारों में घूमे, यानी चलते फिरते सुसाइड बम, तो मंजर कैसा होगा? नमस्कार, मैं हूं शुभांकर। नए वक्त पर पुरानी कचहरी में एक बार फिर आपका स्वागत है। ये जो बात हमने कही, ये बात इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि दिल्ली बम धमाकों को लेकर जैसे जैसे जानकारियां आ रही हैं, सच कहें तो यह एहसास होता है कि हम और आप बारूद के ढेर पर बैठे हैं। हमारे देश में इतने गद्दार बैठे हैं जो अपनों को ही मरने मारने पर तुले हैं। कोई पाकिस्तान से आदेश ले रहा है, कोई टर्की से। सफेद कोट वाले आतंकवादियों के निशाने पर आज खबर आई कि 4 अलग अलग शहर थे। वो 6 दिसंबर को हमले की फिराक में थे, बाबरी का बदला लेना चाहते थे। अब एजेंसियां एक्टिव थी, इसलिए प्लान फेल हो गया। कार, केमिकल, कोड वर्ड का तिलिस्म आज इस कचहरी में बताएंगे कैसे टूटा। इसके अलावा आपको दिल्ली के बाद फरीदाबाद की उस यूनिवर्सिटी में ले चलेंगे जिसको लेकर सवाल है कि वो यूनिवर्सिटी है या आतंक का अड्डा बन गई, और कैसे बन गई दिल्ली के इतने बगल में। जो पकड़ा जा रहा है वो वहीं से निकल कर आ रहा है, गाड़ी पकड़ी जा रही है वहीं से निकल कर आ रही है, विस्फोटक वहीं से मिल रहा है, डॉक्टर के बाद डॉक्टर वहीं से निकलते जा रहे हैं। एक जो दिल्ली में उड़ गया खुद को लेके, वो भी वहीं का निकला। जो देशद्रोह या देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होकर कहीं से निकाला जा रहा है, उसका भी कनेक्शन वहीं है। बड़ी अजीबोगरीब कहानी। अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर आज एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएंगे। इसके अलावा आपको डॉक्टर शाहीन के पाकिस्तानी हैंडलर से मिलवाएंगे। आतंकी मसूद अजहर ने काम के लिए अपनी बहू को ट्रेनिंग दी थी, क्या कहा था बताएंगे। पाकिस्तान के आतंकवादियों का फुल एंड फाइनल हिसाब कैसे होने वाला है, क्यों कह दिया गया है कि इस बार इतिहास याद रखिएगा, सब बताइए आपको आज इस कचहरी में। इसलिए अगले 1 घंटे बने रहेगा हमारे साथ। अब कचहरी में विस्तार से शुरुआत करते हैं। जरा फर्ज कीजिए कोई शख्स देश के खिलाफ साजिश रच रहा हो, उसे एग्जीक्यूट करने के लिए सारी तैयारियां की हो, गाड़ी तैयार की हो, लॉजिस्टिक तैयार किया हो, सरहद पार से ग्रीन सिग्नल मिला हो, लेकिन साजिश नाकाम हो। दिल्ली में लाल किला ब्लास्ट वाले आतंकवादी मॉडल के साथ यही हुआ है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे खुलासे पर खुलासा हो रहा है, और ये खुलासे आरोपी डॉक्टर आतंकवादियों से पूछताछ के आधार पर, उनके घर पर मिले सबूतों के आधार पर सामने आ रहे हैं। इस बार जांच एजेंसियों को डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल की डायरी मिली। डायरी में कई सारे कोड वर्ड थे, ऑपरेशन का जिक्र था। डॉक्टर शाहीन कहती थी कि असली काम शाम 4 बजे के बाद होगा। इन आतंकवादियों के बीच बातचीत सिग्नल ऐप के जरिए हो रही थी। कहा यह भी जा रहा है कि आतंकवादियों ने जिस तरह से I-20 थी, वैसे ही कई और विस्फोटक कार्य तैयार की थी। 2-2 के ग्रुप में 4 टीमें बनानी थी, अलग अलग शहरों को टारगेट करना था। लेकिन बात थी केमिकल को लेकर। सवाल था इतने बड़े पैमाने पर केमिकल बम तैयार कैसे होगा, किस तरह से अमोनियम नाइट्रेट को RDX से ज्यादा ताकतवर बनाया जाए। पुलिस जांच ने इस एंगल से शुरू किया तो बहुत सारी कहानी निकल कर आई, और जो कहानी आई है सुन के सच कह रहे हैं कि दिमाग खराब हो जा रहा है। यकीन नहीं हो पा रहा कि दिल्ली के ठीक बगल में एक यूनिवर्सिटी को बारूद की फैक्ट्री बना दिया गया था, और ऐसी फैक्ट्री जो देश को दहला सकती थी, जो देश में गृहयुद्ध करवा सकती थी, जो देश में अमन चैन खो सकती थी, जो हिंदू मुसलमान के दंगे हो सकती थी। जरा ये पेशी देखिए आप, ये परेशान करने वाली पेशी है हमारे देश के अपने गद्दारों की। जनवरी 2025 में दिल्ली NCR की सरजमी को व्हाइट कॉलर मॉड्यूल की साजिश ने छुआ। अब की बार तैयारी बड़ी थी। 3000 किलो के केमिकल बम बन रहे थे। एक केमिकल बम आधी अधूरी तैयारी के साथ लाल किले के सामने फट पड़ा। क्या यह केमिकल बम का टेस्ट ब्लास्ट था? क्या ये कार के जरिए केमिकल बम धमाके की प्रैक्टिस थी? दिल्ली धमाके की फोरेंसिक जांच में पता चला कि बम धमाके में अमोनियम नाइट्रेट, ईंधन तेल और डेटोनेटर का इस्तेमाल हुआ। अमोनियम नाइट्रेट से केमिकल बम बनाकर आतंक का व्हाइट कॉलर मॉड्यूल
देश में कितनी तबाही मचाने की फिराक में था। केमिकल बम अगर सही बन जाते तो क्या होता, इसका एक ट्रेलर आपको दिखाते हैं। 4 अगस्त 2020 दिन मंगलवार। लेबनान की राजधानी बेरूत में सब कुछ सामान्य था, फिजाओं में शांति थी। अचानक एक धमाका हुआ। आसमान में एटम बम फटने के बाद वाला मशरूम बना, मानो जैसे किसी ने पूरा शहर उड़ा दिया। ये कोई आम धमाका नहीं था। इस धमाके के पीछे वही अमोनियम नाइट्रेट था जिसके बूते आतंक के डॉक्टर एक छत के नीचे गुप्त तरीके से तैयारी कर रहे थे। आतंक के डॉक्टर धमाके की कार को लेकर जैसे देश की सड़कों पर घूम रहे थे। अगर केमिकल बम तैयार हो जाते, बेरूत जैसे धमाके होते तो कितनी तबाही बढ़ती। अल फलाह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 का कमरा नंबर 13, इसी कमरे में उमर मोहम्मद अपने साथियों के साथ बैठकर आतंक की साजिश को अंजाम दे रहा था। यहाँ पर वो लगातार कई लोगों से मिलता था और आगे क्या करना है इसको लेकर पूरी प्लानिंग होती थी। पुलिस ने कमरे से बहुत सारा सामान बरामद किया है, जिसमें डिजिटल सबूत है, पेन ड्राइव है और कुछ और चीजें भी हैं जिसकी जांच जारी है। दिल्ली धमाके में इस्तेमाल हुई I-20 कार के पिछले हिस्से में धमाका होने की बात सामने आई, लेकिन धमाके के कार में जो केमिकल मिली, फोरेंसिक जांच में उनकी एक और कड़ी सुलझी। फोरेंसिक जांच में पता चला कि कार की बोनट में अमोनियम नाइट्रेट, बोनट में अमोनियम नाइट्रेट को बांधने के लिए रस्सी और स्टिकर का इस्तेमाल किया गया था। साजिश की एक और कड़ी बेहद चौंकाती है। धमाके से पहले कार का बोनट खुला था। डॉक्टर उमर नबी कार के साथ जहां भी दिखा, कार का बोनट खुला दिखाई दिया, जो कार के बोनट में केमिकल बम फिट होने की थ्योरी को बल देता है। दूसरा, धमाके से ठीक पहले कार के बोनट में आग लगी दिखाई। कार में केमिकल बम की केमिस्ट्री की पहली गुत्थी 9 नवंबर को सुलझी। इसी रोज डॉक्टर मुजम्मिल की निशानदेही पर न सिर्फ 3000 किलो विस्फोटक सामग्री मिली, बल्कि धौज गांव में मुजम्मिल के किराए के घर से अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ। जांच में कई और खुलासे। पता चला कि डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन अल फलाह यूनिवर्सिटी में केमिकल्स को लेकर रोज मीटिंग करते थे। कैसे केमिकल यूनिवर्सिटी की लैब से बाहर निकाले जाएं, रोज प्लानिंग बनती थी। फिर प्लानिंग के तहत लैब से केमिकल मुजम्मिल के कमरे में ले जाए जाते। फिर डॉक्टर उमर और डॉक्टर शाहीन केमिकल को फिर बाहर ले जाते और फिर ये केमिकल धौज और तगा गांव पहुंचाया जाता। जांच में जुटी फोरेंसिक टीम ने 17 नंबर बिल्डिंग के कमरा नंबर 13 से और लैब से कुछ केमिकल और डिजिटल डेटा बरामद किया है। एजेंसियों को यह भी शक है कि अमोनियम नाइट्रेट और ऑक्साइड मिलकर विस्फोटक तैयार किए गए थे, जिसका इस्तेमाल दिल्ली धमाके में। पुलिस पूछताछ में मुजम्मिल ने यह खुलासा किया कि बम बनाने के लिए केमिकल कहां से खरीदा गया था। मुजम्मिल ने कबूला कि केमिकल हरियाणा में नूह के पिनगवा गांव से लिया गया। सोर्सेस की माने तो आरोपियों ने करीब 20 लाख रुपए नकद जुटाए। इसके बाद 3 लाख रुपए का 20 क्विंटल से ज्यादा NPK उर्वरक खरीदा गया, यानी फर्टिलाइजर, जिसका इस्तेमाल विस्फोटक बनाने के लिए किया जाना था। NIA की टीम उस दुकान पर पहुंची जहां से सामान खरीदा गया। CCTV की जांच हो रही है। दुकान के मालिक को हिरासत में लिया गया। केमिकल बम और कार केमिस्ट्री सुलझाते हुए एजेंसियों को एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली। मुजम्मिल और उमर के कमरे से डायरियां बरामद हुई। अल फलाह यूनिवर्सिटी में उमर मोहम्मद के कमरे से जांच एजेंसियों को 2 डायरियां मिली हैं। इन डायरियों में आतंकियों के ऑपरेशनल डिटेल्स हैं। एक जगह डायरी में ऑपरेशन लिखा हुआ है। डायरी में कोड वर्ड में कई नाम भी हैं। एजेंसियां इन नामों को डिकोड करने में लगी हुई हैं। जांच एजेंसी को डॉक्टर उमर के रूम नंबर 4 और डॉक्टर मुजम्मिल के रूम नंबर 13 से जो 2 डायरियां मिली, उनमें कुछ खास कोडवर्ड का इस्तेमाल किया गया, जैसे शिपमेंट और पैकेज कोडवर्ड का जिक्र मिला है। माना जा रहा है कि विस्फोटक को शिपमेंट और पैकेज लिखा गया। ऑपरेशन शब्द का कई बार इस्तेमाल किया गया। डायरी में 8 से 12 नवंबर का जिक्र है, जो ये संकेत देता है कि उस बीच कुछ बड़ी प्लानिंग। जांच एजेंसियों को शक है कि आरोपी डॉक्टर विदेशी हैंडलर से
एनक्रिप्टेड रूट के जरिए इन्हीं कोडवर्ड्स में बात करते थे। एक और खास बात, आरोपी डॉक्टर अमोनियम नाइट्रेट ऑक्साइड फ्यूल ऑयल से जो विस्फोटक तैयार करते थे, इनको कोडवर्ड में लिखा करते थे। विस्फोटक के लिए शिपमेंट और पैकेज कोडवर्ड लिखा जाता था। मुजम्मिल और उमर नबी के फोन से ऐसे कोडवर्ड मिले। 10 नवंबर सोमवार तक व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का मोहरा डॉक्टर उमर नबी की केमिकल बम से लोड I-20 कार बेरोक टोक दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रही थी। 50 सीसीटीवी कैमरों में उमर का मूवमेंट कैप्चर हुआ। कार दौड़ती रही, जगह बदलती रही। आधा अधूरा तैयार घबराहट में केमिकल बम लाल किले के पास फट गया। अब एजेंसियां इन्हीं केमिकल बम, कार और कोडवर्ड के जरिए राज खंगाल रही हैं, क्योंकि साजिश की जड़ें सिर्फ दिल्ली तक नहीं बल्कि अयोध्या, प्रयागराज समेत कई जगह टारगेट पर हैं। उधर हरियाणा में जो इको स्पोर्ट कार लाल रंग की मिली है, यह शक है कि उसी कार से आरोपी डॉक्टर केमिकल और विस्फोटक सामग्री की सप्लाई करते थे। 12 नवंबर की शाम 6 बजे यह कार खंदावली गांव में मिली, लेकिन जांच पूरा होने में सच में तो एक दिन लग गया। वो एक दिन में काफी लंबा टाइम लगा। ये लंबा टाइम इसलिए लगा क्योंकि स्निफर डॉग्स जो है वो बार बार गाड़ी के पास बैठ रहे थे। ऐसा तब होता है जब बारूद की गंध जो है उन स्नाइपर डॉग्स को आती है। लाल रंग की कार के बहुत सारे राज है। केमिकल बम की थ्योरी को ये कार कितना मजबूत करती है, इसको लेकर भी हमने ग्राउंड जीरो से पड़ताल की और उस पड़ताल को अब हम आपके सामने इस कचहरी में पेश करते हैं। उमर बम धमाके में 2 गाड़ियां प्रयोग करना चाह रहा था। एक गाड़ी जिससे उसने धमाका किया I-20 गाड़ी, और दूसरी लाल कलर की इको स्पोर्ट्स जो यहाँ खंडावली गांव में अभी आप देखिए खड़ी हुई है। कल रात को से ही इस गाड़ी की सघन जांच चल रही है। कल शाम को 4 बजे इस गाड़ी के बारे में पता चला कि ये खंडावली में ये इस गाड़ी को खड़ी किया गया है। वो तब पता चला जब अल्फला यूनिवर्सिटी में तमाम सारी एजेंसियों ने पूछताछ किया, और उस पूछताछ के बाद में ये पता चला कि उमर का एक असिस्टेंट है जो कि उसने ये बताया कि उमर के नाम से ये गाड़ी है और उसको उमर ने गाड़ी दे दिया था। और जब उसने देखा कि धमाका हुआ, उसके बाद में धरपकड़ शुरू हुई, तो हड़बड़ाहट में आकर उसके असिस्टेंट ने यहाँ पर अपनी बहन के घर के बगल में जो खाली प्लॉट है उसमें उसने इको स्पोर्ट्स खड़ी कर दी थी। अब इस इको स्पोर्ट्स का ताल्लुक इसलिए बहुत अहम है इस पूरे बम ब्लास्ट की कड़ी से, क्योंकि ये उमर ने अपने नाम से खरीदा था और ये राजौरी गार्डन में रजिस्टर्ड है गाड़ी। लेकिन जब इसका एड्रेस देखा गया तो वो एड्रेस जो है वो एक मदरसा का उसमें लगाया गया था, जो कि फर्जी निकला। तो ये गाड़ी उमर ने अपने नाम से खरीदी थी, और जो दूसरी I-20 है जिसमें जो धमाके में प्रयोग की गई उसको जो आमिर है उसके नाम से खरीदी गई थी। तो अब आप देखिए कि ये देखिए दूर दूर तक तमाम सारा मीडिया है, लेकिन उसके आसपास नहीं जाने दिया जा रहा है। तमाम हरियाणा पुलिस के लोग खड़े हुए हैं और NSG की टीम, NIA की टीम, बम स्क्वाड, तमाम सारी जो एजेंसियां हैं वो बहुत बारीकी से इस गाड़ी की जांच कर रही हैं। टेरर के डॉक्टर मॉड्यूल के और कितने राज हैं, एजेंसियां इसका सच खंगाल रही हैं। यह कहा जा रहा है कि विस्फोट करने के लिए आतंकियों ने डेटोनेटर को मैन्युअली ट्रिगर किया था, लेकिन क्या खाद के तौर पर इस्तेमाल होने वाला अमोनियम नाइट्रेट बारूद बन सकता है? सवाल यह है कि यह मिला कैसे इससे विस्फोट हो सकता है। ये सारी चीजें समझने के लिए हमने बात की खाद बीज के दुकानदार और एक विस्फोटक विशेषज्ञ से। भोपाल से अनुराग द्वारी की रिपोर्ट आज आपको हमारी पेशी में जरूर देखनी चाहिए। इन नामों को देखकर आप समझ गए होंगे कि इस वक्त हम एक दुकान में हैं जहां फर्टिलाइजर, यूरिया मिलता है। क्या अब अमोनियम नाइट्रेट यहां पर आसानी से मिल जा रहा है? अगर खेती के लिए भी किसी को चाहिए पोटेशियम के साथ डालने, 2012 के पहले मिल जाता था। अच्छा। GNFC कंपनी गुजरात की बनाती थी, बाकी 2000 सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया है। तो तब से मिलना नामुमकिन सा जैसा है। तो अब जो इस तरह का फर्टिलाइजर आ रहा है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है और अमोनिकल फॉर्म में थोड़ा बहुत अमोनियम नाइट्रेट है, तो इन चीज़ों की मांग गेहूं में भी है या बाकी की चीज़ों के लिए भी हो रही है? गेहूं वगैरह की में रहती है। जब गेहूं में ठंड वगैरह बैठ जाती है तब उसको डालते हैं तो उसका अच्छा असर रहता है। इसे 19-19 कहते हैं। इसमें तीनों फॉर्म रहते हैं, इसमें NPK कहते हैं इसको। यहाँ जो ये क्रिस्टल फॉर्म है, अगर इसी में आप ऑयल मिला दें
तो कितना घातक इसका इस्तेमाल हो सकता है। हम एक विस्फोटक विशेषज्ञ विशाल शर्मा जी के साथ हैं और देखिए ये जो आपको दिखेंगे इसमें भी अमोनियम नाइट्रेट के ट्रेसेस हैं और ये जो हमारे हाथ में फर्टिलाइज़र है जो हमने ख़रीदा है इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन अमोनिकल फॉर्म में है। तो यही सबसे पहले जानना चाहेंगे कि क्या मैं इससे विस्फोटक बना सकता हूँ? नहीं सर, आप इससे डायरेक्ट विस्फोटक नहीं बना सकते। अच्छा। हाँ, बेसिकली ये जो चीज़ है ये माइनर लेवल में, अगर आप इसको हाई डेफिनेशंस में अगर आप इसको स्टीम भी करते हैं तो भी ये काम ऐसा करेगा कि आपको सिर्फ पटाखे फोड़ने के काम आएंगे। वो भी इसमें आपको 6 से 8% डीजल मिलाना पड़ता है। अच्छा। हाँ, और इन्हीं के थ्रू जो आते हैं, जैसे ये अमोनिया मिक्सेस हैं, दिस इज नॉट 100% अमोनिया, ये मिक्सेस में आते हैं। ऑफ कोर्स इसमें सब कुछ मिला के नहीं देते, बट हाँ अगर एकदम प्योर फॉर्म में है हाँ तो उसमें 6% डीजल या कोई ऑयल मिला करके आप ये कह रहे हैं कि अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, जैसे दिल्ली में धमाके हुए उस तरह का विस्फोटक बन सकता है। हाँ बिल्कुल 100% बन सकता है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इनको ये जो डेटोनेटर होता है, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, उसके थ्रू इसको हिट वो किया जाता है, स्पार्क किया जाता है, जिसके थ्रू ये बनता है। इसमें बेसिकली अगर जैसे ये आपका अमोनिया है, इसमें हाई लेवल पे स्टीम करना पड़ता है, हाई लेवल पे। अच्छा। हाँ, जब आप इसको स्टीम करते हैं तो इसके बाद ये उसी हिसाब से टेम्परेचर वाइज चलते रहते हैं। और जो हमारे खनन में यूज़ होता है, खनन में बेसिकली हम आपको दिखा देते हैं। हाँ, तो जो ओपन कास्ट माइन में आप लोग इस्तेमाल करते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये हमारा ओपन कास्ट होता है। अच्छा, ये देखिए आप। ये हाँ, तो ये बेसिकली 83 mm वाइज में होता है, जो हमारे खनन में यूज़ होता है। अच्छा, इसी को हम लगाते इसके हैं। अंदर क्या होता है? इसके अंदर अमोनिया मिक्स रहता है, डीजल मिक्स रहता है, और कुछ दो तीन चीज़ ऐसी रहती है जो आपको ओपनली नहीं बता सकते। इसको डेटोनेट कैसे करते हैं फिर आप लोग? वही इलेक्ट्रिक डेटोनेटर जो अच्छा, स्पार्क करता है। अच्छा। ये बारूद अगर आप जलाएंगे, हाँ। अगर आप इसको जलाएंगे तो ये छुरछुरिया होती है ना, हाँ, हाँ। सिर्फ ये उसका काम करती है। अच्छा। इसको स्पार्क के लिए जो चाहिए होता है वो डेटोनेटर होता है। अच्छा। अगर आप इसको बना भी देंगे आप, हाँ, अगर आप इसको जलाएंगे तो ये ब्लास्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ फुड़फुड़ करता रहेगा, मतलब वही छुरछुरिया टाइप से चिड़चिड़ करता रहेगा। लेकिन इसको जितना हाई टाइट करना पड़ता है, जितना आप टाइट करके बांधेंगे, उसके बाद आप इलेक्ट्रिक डेटोनेटर से जब स्पार्क करेंगे तब ये बेसिकली अपना काम करता है। और क्या ये बहुत आसानी से, जैसे हमें तो चलिए कि फर्टिलाइजर के इस्तेमाल होने वाला मिला, हाँ। लेकिन दुकानदार बता रहे थे कि 2013-14 से पहले अमोनियम नाइट्रेट भी मिल जाता था इन दुकानों अभी भी मिल जाता है, लेकिन हाँ अभी ये है कि अपने को कंडीशन बतानी पड़ती है। ऑफ कोर्स जैसे मैं ब्लास्टिंग का काम कर रहा हूँ, हमारा हम लोग मंगाना में। तो अप्रूवल और पूरे परमिशन, परमिशन, हमें तो लाइसेंस ही इस चीज़ का मिला हुआ है कि हम मंगा सकते हैं कहीं से भी माल। ये बेसिकली अगर आप डायरेक्ट अमोनिया मंगाएंगे तो आपको 100% अमोनिया तो बैन ही कर दिया पूरी तरह उन्होंने। अच्छा। हाँ, आपको इंडिया में मिलेगा ही नहीं। तो ये जो ऑनलाइन मिल रहा है ये क्या है? 100% अमोनिया नहीं रहता इनमें, हर जगह मतलब अमोनिया जो होता है वो 100% इस तारीख में अगर सिर्फ देखा जाए तो सिर्फ आपको कहाँ मिलेगा, जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज होते हैं उनके पास ही अवेलेबल रहता है। बाकी इन लोगों ने सब जगह बैन करके रखा हुआ है इसको, अमोनिया। क्योंकि अब आज की तारीख में एक ऐसा चीज़ हो गया कि हर इंसान इसको यूज़ कर ले रहा है, अमोनिया आपको मिल जाती। लेकिन हाँ ये है कि जो पटाखे वटाखे में यूज़ होता है वो भी अमोनिया मिक्स होता है, लेकिन वही लाइटेड होते हैं। उसको आप जितना उसमें नाइट्रेट डालेंगे, जितना स्पार्क करेंगे, जैसे नाइट्रेट डालने से क्या होता है, ब्लास्ट अच्छा होता है नाइट्रेट डालने से। लेकिन वही जगह आप तारकोश डालते हैं, जो तारकोश बोलते हैं ना, उससे क्या होता है, धुआं निकलता है, तो वो अलग अलग होता है। जैसे आपने देखा होगा एक बारूद ब्लास्ट उसका होता है, पटाखों वाला होता है, किसी में धुआं ही निकल जाता है, तो उसमें जैसे उन्होंने तारकोल ज़्यादा मिक्स कर दिया होता है तो वो धुआं ही फेंकता रहता है। लेकिन नाइट्रेट ज़्यादा है तो ब्लास्ट ज़्यादा करता है। अच्छा। तो बेसिकली ये उसी काम में आता है। और इससे हम अगर हम चाहें तो, अगर ऑफकोर्स किसी का खदान वदान ये सब गिरानी हो तो वो यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये इससे इतना कर सकते हैं, अगर आप गाड़ी में भर के कर सकते हो तो आप इतना गायब कर सकता है वो, इतना अच्छा, होता है। हाँ, इतना पावरफुल बन जाता है ना। डीजल मिक्स होता है, डीजल क्या देता है आपको एनर्जी देता है ना डीजल। और डेटोनेटर क्या करता है, वो आपको स्पार्क करता है, और वही मेन होता है। मतलब एक कंबशन करेगा, हाँ। एक आप डेटोनेटर से स्पार्क करेंगे, हाँ। और ये फिर इतना लीथल बन जाता है कि आप ये कह रहे हैं कि पूरी पार्किंग में जितनी गाड़ियां खड़ी हैं उसको हाँ 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 बिल्कुल आपकी ये मान कीजिए 70-80 मीटर गायब कर देगा ये। जो विस्फोटक विशेषज्ञ है वो भी बता रहे हैं कि कितनी आसानी से अगर अमोनियम नाइट्रेट के साथ कुछ फ्यूल ऐसा मिला दिया जाए और एक इग्निशन के लिए उसको एक चिंगारी मोटा मोटी समझें तो दे दी जाए, तो फिर एक ऐसा बड़ा धमाका हो सकता है कि कुछ केजी अमोनियम नाइट्रेट ही मिल करके इस पूरी पार्किंग में अगर 60 से 70 मीटर तक कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा सकता है। भोपाल से अपने कैमरे सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। तो सुना आपने, केमिकल जो है वो मौत का सामान बन सकता है, लेकिन जिस जगह सफेद कोट वाले डॉक्टर आतंकवाद की नर्सरी चला रहे थे, जहां रहकर विस्फोटक इकट्ठा कर रहे थे, वो यूनिवर्सिटी भी सवालों घेरे में। आप ये सोचिए कि देश की तमाम जांच एजेंसियां, फिर चाहे एनआईए हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो या बम निरोधक दस्ता, आज ये सभी हरियाणा के अलफला यूनिवर्सिटी में जांच कर रही है।
आतंक से जुड़े सबूत और उसके आतंकवादियों को लगातार गिरफ्तार कर रही है। और इसी बीच केंद्र सरकार ने तो ईडी को यूनिवर्सिटी के फंडिंग की जांच के आदेश भी दिए। खबर आई कि गल्फ कंट्रीज से यहां पैसा भी आ रहा है। हम आपको यह भी बता दें कि इस यूनिवर्सिटी के 3 डॉक्टरों के नाम दिल्ली धमाके में आए हैं। एक डॉक्टर फरार चल रहा है और एक जिसने बम फोड़ के खुद को उड़ा लिया। और इस यूनिवर्सिटी पर भी तमाम तरह के मामले चल रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी के जो ओनर हैं उनको लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। एक शो कॉज नोटिस जो है वो भी दिया गया है। इधर ऑल एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज AIU, उन्होंने इनकी सदस्यता रद्द कर दी। कहा नाम मत यूज कीजिएगा हमारा। आप लोग के साथ जो टैग लग रहा है उसको लेकर हम बचना चाहेंगे। अब सवाल यह है कि दिल्ली के बगल में कैसे बारूद की फैक्ट्री तैयार हो गई। 2019 में MBBS की मान्यता मिली थी। 20 से 30% कश्मीरी यहां पर। कई सारों का बैकग्राउंड चेक नहीं हुआ। एक डॉक्टर तो ऐसे निकले हैं जो कश्मीर में, जम्मू में, वहां से उनको हटाया गया था। श्रीनगर में उनको आतंकवाद विरोधी कार्रवाई करने के लिए या देश विरोधी कार्रवाई करने के लिए हटाया गया था और उनको यहां नौकरी मिल गई। ये सब बिना बैकग्राउंड होके सारे एक के बाद एक आतंकवादी इसी यूनिवर्सिटी से क्यों? ये सवाल बड़ा परेशान करने वाला और इसीलिए आज कचहरी में पेशी में ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। दिल्ली के पास फरीदाबाद का धौज गांव। जैसे ही आप इस गांव में दाखिल होंगे, कच्चे और पक्के रास्ते से होते हुए आगे बढ़ेंगे, एक बड़ा सा बोर्ड नजर आएगा। बोर्ड उस अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो दिल्ली आतंकी हमले के बाद से सुर्खियों में है। कभी यहाँ जांच एजेंसियों की टीम पहुंचती। अल फलाह यूनिवर्सिटी का ये गेट है, खेतों के बीचों बीच बनी है। तकरीबन 80 एकड़ में ये यूनिवर्सिटी फैली हुई है। तो कभी यहाँ बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की टीम नजर आती है। देख सकते हैं यहीं पे जो शाहीन है वो भी यहाँ पे थी, डॉक्टर सईद। अब हम सैंड की तरफ जा रहे हैं। और अब तो बात विदेशी फंडिंग की जांच तक पहुंच गई है। और उसी 17 नंबर इमारत के कमरा नंबर 13 में डॉक्टर मुजम्मिल वो साजिश रचता था। दरअसल इस लोहे के गेट के उस पार ऐसी दुनिया है जिसका तिलिस्म NDTV के कैमरे में कैद हुआ है। दिल्ली बम धमाके के बाद पहली बार कोई टेलीविजन न्यूज चैनल 76 एकड़ में फैली इस यूनिवर्सिटी कैंपस में पहुंचा है इन सवालों के साथ कि आखिर अल फलाह को क्या विदेश से फंडिंग हो रही थी? अल फलाह आतंकियों की पनाहगाह कैसे बन गई? अल फलाह यूनिवर्सिटी से अब तक पुलिस को क्या मिला? आतंक के डॉक्टरों का यहाँ कैसा शेड्यूल था? जैश की लेडी कमांडर ने क्या टेरर लैब बनाई हुई थी? क्या व्हाइट कॉलर मॉड्यूल ने यहीं पर बम बनाने की तैयारी की? NDTV की टीम अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हुई और सच की तह तक जानने की कोशिश की। इस यूनिवर्सिटी में और आप देख सकते हैं इस तरीके की यूनिवर्सिटी है। चूंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी में जांच एजेंसियां एक्टिव हैं, एक एक सबूत खंगाले जा रहे हैं। खासकर जहां पर डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन का कनेक्शन था, वो इलाका पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ है। और जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है उससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि इनके बारे में अब कोई बोलना नहीं चाहता। लेकिन अली से जितना हो सका वो आगे बढ़े, अपनी पड़ताल जारी रखे। यहाँ आप देख सकते हैं ये कम्युनिटी मेडिसिन सब चीज़। आप देख सकते हैं यहीं पे जो शाहीन है वो भी यहाँ पे थी, डॉक्टर सईद। अब हम सैंड की तरफ जा रहे हैं। और हम कोशिश करेंगे कि वहाँ हमारे रिपोर्टर जब अल फलाह यूनिवर्सिटी के और अंदर गए तो उन्हें कुछ और अहम जानकारियां हाथ लगी। पता चला कि डॉक्टर मुजम्मिल जिसके पास से विस्फोटक बरामद हुआ था वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में बैठता था। जैश की महिला ब्रिगेड की कमांडर कही जाने वाली डॉक्टर शाहीन फार्मा डिपार्टमेंट में थी, यानी अलग बिल्डिंग में। डॉक्टर निसार जो धमाके के बाद से फरार है वो ग्राउंड फ्लोर पर इंटरनल मेडिसिन विभाग में काम कर रहा था। और हम अब इस वक्त हमारे रिपोर्टर
जब अल फलाह यूनिवर्सिटी के और अंदर गए तो उन्हें कुछ और अहम जानकारियां हाथ लगी। पता चला कि डॉक्टर मुजम्मिल, जिसके पास से विस्फोटक बरामद हुआ था, वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में बैठता था। जैश की महिला ब्रिगेड की कमांडर कही जाने वाली डॉक्टर शाहीन फार्मा डिपार्टमेंट में थी, यानी अलग बिल्डिंग में। डॉक्टर निसार, जो धमाके के बाद से फरार है, वो ग्राउंड फ्लोर पर इंटरनल मेडिसिन विभाग में काम कर रहा था। एनडीटीवी का कैमरा जब अंदर दाखिल हुआ तो वहां ब्रीजा कार भी नजर आई, जो डॉक्टर शाहीन के नाम पर रजिस्टर्ड थी। एनडीटीवी इस वक्त में अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर आ चुका है और आपको बता दूं कि हमने जो अंदर से पता करी हैं बातें, वो इतनी बड़ी चीज़ है जो आप ज़रूर सुन के ही चौंक जाएंगे। आपको बता दें, जो डॉक्टर शाहीन सईद है, उसने जो एक शिफ्ट कार जो उसकी थी, उससे तो ज़रूर पकड़ में आई थी, जिसको AK-47 में मिली थी। लेकिन अभी ही दिवाली के वक्त में शाहीन सईद ने एक और कार ली थी, जो ब्रेजा है। जो ब्रेजा उसके रेजिडेंट अभी जहाँ पर वो रहती है, वहीं पर ही वो ब्रेजा कार है अभी भी मौजूद, जहाँ पे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में अभी तक उसकी जो जांच वाच सब चीज हो गई, लेकिन वो अभी तक वहीं है। मगर बात सिर्फ इतनी भर नहीं थी। अली जब अंदर थी तो उन्हें यह भी पता चला कि डॉक्टर शाहीन सईद बिल्डिंग नंबर 5 के तीसरे फ्लोर पर रहा करती थी। शाहीन की कार मुजम्मिल ही चलाता था। वो स्विफ्ट कार जिससे AK-47 बरामद हुई, वो ज्यादातर मुजम्मिल के पास रहती थी और हर रोज सुबह 8 बजे तकरीबन वो गाड़ी को लाता था। डॉक्टर शाहीन के विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर को हिरासत में ले लिया गया है। सारे दस्तावेज, कंप्यूटर, लैपटॉप, पेन ड्राइव जब्त कर लिए गए। कॉलेज प्रशासन से पुलिस ने शाहीन के क्लास में आने का शेड्यूल भी मांगा है। है कि जो डॉक्टर शाहीन सईद जो है, वो अपनी जो क्लासेस थी, वो क्लासेस में भी जो अटेंडेंस लगती थी, वो अटेंडेंस नहीं लगाती थी। और ये कहा जाता है कि वो जब उनके जो हेड तक भी हैं, वो भी कई बार उन्होंने शिकायत कर दी है कि ये बिल्कुल अनुशासन में नहीं रहती थी, ये अलग ही तरीके से रहती थी। अब कोई अपनी बात किसी की भी नहीं मानती थी, सिर्फ अपनी ही मानती थी। और इस वजह से उनकी शिकायत तक भी ऊपर तक गई है, चेयरमैन तक गई है। और उस चेयरमैन की वजह से उनको फौरन नोटिस भी होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। जबकि एक दूसरी चीज़ ये भी आ रही है कि जो प्रिंसिपल है, यानी वाइस चांसलर जो है, जो खुद डॉक्टर कौर हैं, वो उन तक पे भी शिकायतें गई हैं कि ये वो बिल्कुल अनुशासन नहीं मानती हैं, कि क्लासेस में वो इंटरेस्ट नहीं लेती हैं। जो अब डॉक्टर शाहीन सईद की जगह पे अब एक और प्रोफेसर है, उनकी भी नियुक्ति यहाँ पे कर दी गई है और वो भी अब क्लासेस स्टार्ट करेंगी। और आपको बता दें कि पता ये भी चला कि डॉक्टर शाहीन के बारे में प्रिंसिपल से भी कई बार शिकायत हुई, वो भी अनुशासनहीनता को लेकर। कहा जाता था कि डॉक्टर शाहीन लगातार क्लास लेने से इनकार करती थी, लेकिन तब भी कोई एक्शन नहीं हुआ। हालांकि अब डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर उमर तक को लेकर कॉलेज प्रशासन का क्या कहना है, यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या कहा गया है, ये भी सुनना जरूरी है। फरीदाबाद की पुलिस यहाँ पर आई थी और उन्होंने हमारे से कुछ लैंड के डॉक्यूमेंट तलब किए थे। हमने वो लैंड के डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड करा दिए हैं। उन्होंने कोई इस तरीके की जांच की बात यहाँ नहीं, कोई रेड की बात नहीं की है। सिर्फ उन्होंने हमारे से कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, वो हमने उनको प्रोवाइड करा दिए और उनको पूर्णतः सहयोग करने का आगे के लिए भी आश्वासन दिया है। ये बताइए, जिस तरह से अल फलाह यूनिवर्सिटी एक तरह से सदमे में है और अल फलाह यूनिवर्सिटी ये चाहती है कि जिन लोगों ने ये किया है उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो लोग अभी पकड़े गए हैं या नहीं पकड़े गए हैं, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अल फलाह यूनिवर्सिटी उसमें पूर्णतः सहयोग करेगी। चूंकि शक के घेरे में तो अल फलाह का पूरा सिस्टम है, यूनिवर्सिटी की मान्यता को लेकर नोटिस तक जारी हो चुका है। पूछा गया है कि क्यों न यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द कर दी जाए। इसीलिए इस यूनिवर्सिटी के सारे रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं और जांच की आंच तो अब विदेशी फंडिंग तक पहुंच चुकी है। ये आपको नजर आएगा अल फलाह यूनिवर्सिटी का ओखला वाला हेड ऑफिस। और फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल के मामले की जांच के संबंध में यहाँ पर जो पुलिस है वो यहाँ पर पहुंची थी। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन सईद, डॉक्टर उमर का अल फलाह यूनिवर्सिटी के साथ संबंध है और इसको लेकर जांच करने के लिए जो टीम है वो पहुंची थी। और इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि NAAC की तरफ से जो नोटिस है वो भी अल फलाह यूनिवर्सिटी को जारी किया गया है। फिलहाल अगर बात करें तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो आपको यहाँ पर बैठी हुई नजर आएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं तो ये अल फलाह यूनिवर्सिटी का एक जो एप्लीकेशन अंडरटेकिंग फॉर इंश्योरेंस और डिग्री डिप्लोमा का जो आपको यहाँ पर पेपर नजर आएगा, इस पर लिखा हुआ है ए प्राइवेट यूनिवर्सिटी established by an act of Haryana Legislative Assembly और accredited with A grade by NAC UGC। इसी को लेकर जो नोटिस है वो भी NAAC की तरफ से जारी किया गया है, शो कॉज नोटिस। और इसमें कहा गया है अल फलाह यूनिवर्सिटी को ना तो मान्यता मिली है और ना ही उसने इसके लिए आवेदन किया है। तो इस तरह की बात NAAC की तरफ से की गई है। दरअसल जांच एजेंसियों को शक ये है कि ये यूनिवर्सिटी
एजुकेशन के नाम पर रेडिकलाइजेशन का सेंटर बन चुकी है। इसे अरब देशों से फंडिंग होती है, लेकिन रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं। शक तो यह भी है कि यहाँ की लैब में विस्फोटक बनाने के लिए सामग्री का गलत इस्तेमाल हुआ। हालांकि अभी जांच चल रही है और जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ेगा, वैसे वैसे व्हाइट कॉलर वाले यानी डॉक्टर वाले आतंकी मॉड्यूल को लेकर और बड़े खुलासे हो सकते हैं। अब आपको इस यूनिवर्सिटी की कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स देते हैं। दरअसल दिल्ली से केवल 30 किलोमीटर दूर फरीदाबाद में कैंपस से एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित होती है। डॉक्टर भूपेंद्र कौर आनंद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर है। प्रोफेसर मोहम्मद परवेज यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार है। और जहां तक इसके फाउंडर और ट्रस्टी का सवाल है तो जावेद अहमद सिद्दीकी अल-फलाह के संस्थापक हैं। यूनिवर्सिटी के साथ साथ इसके फाउंडर भी जांच एजेंसियों की रडार पर है, क्योंकि मामला जो है इस बार विदेशी फंडिंग को लेकर भी है और इसी को लेकर अब ईडी ने जांच शुरू कर दी। ये कहा जा रहा है कि एफसीआरए पोर्टल पर ट्रस्ट का डेटा नहीं मिला, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, किन किन के एडमिशन हुए उसको लेकर सवालिया निशान है। शक और बढ़ रहा है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी अकाउंट्स का फॉरेंसिक ऑडिट भी होगा। आर्थिक अपराध शाखा भी यूनिवर्सिटी की जांच ड्यूटी है। 9 कंपनियों के साथ जावेद सिद्दीकी का नाम जुड़ा है। 2019 से पहले इनकी कई कंपनियां एक्टिव थीं, लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि पुराने धोखाधड़ी केस में जावेद सिद्दीकी जेल भी जा चुके हैं। साल 2000 में 7.5 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में ये जेल गए थे। कहा जा रहा है कि अल-फलाह ने कम वक्त में 250 करोड़ इकट्ठा किए और बड़ी यूनिवर्सिटी बना ली। फिलहाल अल-फलाह यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी है जहां पर 85% मुस्लिम छात्र छात्राएं हैं, केवल 15% हिंदू छात्र छात्राएं हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर काम करने वाले डॉक्टर मैनेजमेंट की बात करें तो कहा जा रहा है कि 30 से 35% डॉक्टर कश्मीर से हैं। इस यूनिवर्सिटी के कुछ पुराने कर्मचारी कई आरोप लगा रहे हैं, कई सारी बातें कह रहे हैं, कई ऐसी बातें जो आपको हैरान कर देंगी और इसी को लेकर हमें लगता है कि आपको सुनना चाहिए सारी बातें। पहले सुना हुआ था, जब हंसी मजाक होती थी तो स्टाफ बोलता था कि हमें कश्मीर में जो फोर्स है हमें टॉर्चर करती है और हंसी मजाक में क्या हमें तो पाकिस्तान में जाना चाहिए, हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद है, जबकि हमारा जो मुल्क है वो तो हमारा हिंदुस्तान है। हम ये बोलते हैं कि अपना सबका मुल्क तो हिंदुस्तान है, फिर हम पाकिस्तान की। एक फाइल का मुझे पर्पज नहीं पता, पर ये है कि जब अगर इसकी जांच होगी, अगर कोई एजेंसियां जांच करेंगी अपना स्टाफ रख के तो वो कर सकती हैं इसको। बाकी है पर स्टाफ एंड हाइट में 5 फाइल दी जाती हैं एनएस ऑफिस से। हाँ, अगर कोई स्टाफ नहीं करता है तो वो फोर्स करते हैं उसके लिए। तो रात को हाँ 5 फाइल दी जाती हैं। जबकि हमने ये बोला था कि हम एक आईसीयू क्रिटिकल यूनिट होती है, हम उसमें पेशेंट को देखते हैं। आपकी फाइल कैसे करें कि ये आपको कंपलसरी है करना, नहीं आपकी सैलरी होल्ड भी की जा सकती है, कट भी सकती है। वैसे अब तक की पड़ताल में जितने भी सबूत मिले हैं वो चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि दिल्ली ब्लास्ट के पीछे सीमा पार की साजिश थी। साजिश कहीं भी रची गई हो, नया भारत जो है वो दुश्मन का फन कुचलना चाहता है, जानता भी है। आतंक पर अंतिम प्रहार की तैयारियां चल रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी का ट्रेलर जैसलमेर में दिखाई पड़ा, जहां पाकिस्तान सटी सरहद पर भारत का ऑपरेशन त्रिशूल चला। दुश्मन को कैसे भविष्य में उसके घर में घुसकर मारना है, आतंक का ये फन जो धीरे धीरे निकल रहा है, इसको कैसे एक बार में कुचल देना है। आज कचहरी में हम आपको ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की पावर दिखाते हैं। दिल्ली आतंकी हमले के बाद आतंक पर अंतिम प्रहार की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। आतंक के आकाओं के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। नया हिंदुस्तान तैयार है, दुश्मन पर अखंड प्रहार की तैयारी है। परवाज भरते फाइटर जेट्स, बैटलफील्ड में गरजते भीष्म टैंक, टारगेट की धज्जियां उड़ाती K9 वज्र टी तोपें। पाकिस्तान से चंद कदमों के फासले पर अखंड प्रहार की प्रैक्टिस चल रही है। आतंक के आकाओं को घर में घुसकर मारना है, दुश्मन के दांत कैसे खट्टे करने हैं, इसे ऑपरेशन त्रिशूल की इस ताकत से समझा जा सकता है। राजस्थान का जैसलमेर, 13 दिनों तक यहां युद्ध अभ्यास हुआ, टारगेट हिट हुई। मेक इन इंडिया हथियारों की ताकत का ट्रेलर दुश्मन ने देखा। 13 दिनों तक जैसलमेर बॉर्डर पर चली वॉर एक्सरसाइज दुश्मन पर अखंड प्रहार के अध्याय के साथ पूरी हो गई। थार के तपते रेगिस्तान के बीच इंडियन
आर्म फोर्सेस ने अपना जलवा आज फिर बरकरार रखा। ऑपरेशन त्रिशूल के अध्याय अखंड प्रहार के दौरान नई फोर्स भैरव दिखी। साथ ही साथ तमाम जो जाबाज है, ये तस्वीरें दिखा दूं, ये राजस्थान के रेगिस्तान में रेंगते हुए पाकिस्तान के हौसलों को पस्त करते हैं और उसके साथ ही जो है वो वज्रा टैंक, T-90 भीष्मा और तमाम तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो भी यहाँ पर नज़र आए। और इस पूरे अभ्यास को लेकर जो संदेश है वो साफ है कि भारत की ओर आंख उठाने वाला कभी जो है वो सलामत नहीं रह सकता, क्योंकि इस और नापाक निगाहें गड़ाने वाला हर बार पस्त होता है। ऑपरेशन त्रिशूल की ताकत देखकर पाकिस्तान के होश ऐसे ही भागता नहीं। युद्ध अभ्यास में भैरव बटालियन, रुद्र बटालियन ने मरुधरा में अपना दमखम दिखाया। MI-17 से जो है वो ट्रुप्स को यहाँ पर ड्रॉप किया जा रहा है और दुश्मन के इलाकों में जो है वो पहुँचते हैं, उस इलाके को कैप्चर करते हैं और उसके बाद उन्हें किस तरह से नेस्तनाबूद किया जाता है, उन्हें किस तरह पीछे से सपोर्ट के लिए थल सेना के जाबाज जो है वो पहुँचेंगे। ये देखिए MI-17 जो से जो है वो ड्रॉपिंग जो है वो की जा रही है और लगातार त्रिशूल के तहत हो रहे इन अभ्यासों में तीनों ही सेनाओं का तालमेल तो नज़र आता ही है, साथ ही साथ बढ़ती क्षमता और उसके परीक्षण और तमाम मापदंडों पर हम कितने ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं उसके लिए ये अभ्यास किए जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये ऑपरेशन त्रिशूल अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है, जब थार के रेगिस्तान में इस तरह से लगातार 30 अक्टूबर से अब ये अभ्यास चल रहे हैं। जो वायुसेना जो है वो अपना दमखम दिखा रही है, ALH हेलीकॉप्टर है, MI-17 ट्रूप्स को ड्रॉप कर रहा है, साथ ही साथ अपाचे हेलीकॉप्टर जो है उसे भी इसमें उपयोग किया जाएगा। और इसी के साथ आज की कचहरी में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए NDTV इंडिया के साथ। शुभ रात्रि, नमस्कार।